नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 19 मई से 31 मई 2025 समसामयिक घटनाओं का संग्रह होगा, जिसमें आज हम कुछ सेगमेंट्स के न्यूज को डिस्कस करेंगे तथा बचे हुए सेगमेंट्स के न्यूज को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला सेगमेंट, जो है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित। और इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इससे सारे संबंधित बिंदुओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यह है कि इसका परीक्षण केंद्र जहां से इसका परीक्षण किया गया है वो ओडिशा के गोपालपुर से। और ये है क्या, तो ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो झुंड में आ रहे जो ड्रोन होते हैं उनके हमले को उनके हमले को या उनके खतरे का मुकाबला करने के लिए इसे विकसित किया गया है। और आप लोगों को पता भी होगा कि हाल ही में जो घटना घटित हुई है, जिसमें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन से भारत के अलग अलग जगहों पर हमला किया था। तो उसके खतरे, इस तरह के खतरे से निपटने के लिए ही भारत ने ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम भार्गवास्त्र रखा है, उसको डेवलप किया है, ताकि जो एक बार झुंड में ड्रोन आए तो उनको ये नष्ट किया जा सके, उनको टारगेट करके नष्ट किया जा सके। और इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो इसे नागपुर स्थित एक कंपनी जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और यह हथियार प्रणाली जो है एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक करके नष्ट कर सकती है। और इस हथियार प्रणाली की रेंज जो है लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। तो इससे संबंधित सारे बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। और ये आज का जो मॉडर्न वारफेयर है उसको ध्यान में रखते हुए ये मिसाइल सिस्टम जो है काफी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए 2 और ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे या चलाए गए थे, जिनका नाम था ऑपरेशन किलर और ऑपरेशन नादिर या नादिर। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर में ये 2 ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, और ये दोनों नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में भारतीय प्रादेशिक सेना ने 2020 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पद पर पदोन्नत किया है। तो इस न्यूज को ध्यान रखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कि ये प्रादेशिक सेना यानी जो टेरिटोरियल आर्मी है, उन्होंने हाल ही में जो हमारे भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उनको लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर पदोन्नत किया है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में स्थित बेथापल्ले गांव में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिए, चूंकि भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर है, तो इसीलिए इसे ध्यान में रखा जाना जरूरी है। और ये जिला है अनंतपुर, राज्य है आंध्र प्रदेश, और जो जिस गांव में स्थापित किया जाएगा उस गांव का नाम है बेथापल्ले। अगला न्यूज है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रे गुट्टालू हिल्स, ये ध्यान रखिएगा कि जो ये कर्रे गुट्टालू हिल्स है, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। में सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के अंतर्गत 30 से अधिक नक्सलियों को खत्म किया गया है। और लक्ष्य जो है ये ये लक्ष्य जो है भारत का जो लक्ष्य है, जिसमें कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का भारत से पूर्ण उन्मूलन कर देना है, उसी के अंतर्गत ये उठाया गया एक कदम है। तो ये नाम याद रखिएगा, कर्रे गुट्टालू हिल्स। और जो अभियान शुरू किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और जो भारत का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूर्णतया उन्मूलन कर देना।
अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो इकोनॉमी से संबंधित सेगमेंट का न्यूज था, लेकिन ये नेशनल नेशनल न्यूज से संबंधित सेगमेंट में आ गया है, जो कि है हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, अर्थात 315 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये जूट के संदर्भ में है। और ये जो एमएसपी होता है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि पहले 5335 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 315 रुपए की ये वृद्धि की गई है। और जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के भी नाम से जानते हैं। और भारत में अगर शीर्ष 3 उत्पादनकर्ता राज्य का अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, असम और बिहार क्रमशः जो है शीर्ष उत्पादन करता है जूट के। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है एक देश एक धड़कन अभियान, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने तथा भारतीय सुरक्षा बलों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। और ये पहल कुल 100 दिनों तक चलाया जाएगा। और इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया है, तो इसका नेतृत्व किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई द्वारा। इसको नेतृत्व प्रदान किया जाएगा इस पहल को। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य जो है वो 60 से अधिक विरासत स्थलों को सबसे पहले तो इसमें तिरंगा में रोशनी से सजाया गया इसके अंतर्गत। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित करना, राष्ट्रगीत गायन हो गया, या रक्तदान शिविरों का आयोजन इस पहल के अंतर्गत किया गया है। ये पहल भी ध्यान रखिएगा, जो कि है एक देश एक धड़कन अभियान। और इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर वैश्विक कूटनीतिक पहुंच के लिए सर्वदलीय सांसदों, जिसमें कुल 59 सदस्य थे, जिन्हें 7 समूहों में बांट दिया गया था, तो भेजने का फैसला किया है। और इसके बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये 59 सदस्य जो थे, जो कि सभी दलों से थे, तो उनको 7 समूहों में बांटकर अलग अलग देशों में उन्हें भेजा गया है। और इनमें जो है सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ जो है विपक्ष के सांसद भी हैं, और उनके साथ कुछ राजनयिक अधिकारी भी हैं। और यह टीम जो है 25 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ का दौरा करेगी। उद्देश्य क्या है इन इन समूहों को भेजने का विदेश में, तो प्रतिनिधिमंडल द्वारा विदेशी सरकारों और मीडिया को पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद पर भारत के व्यापक रुख के बारे में जानकारी देना है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग कि कौन कौन इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए थे। तो सबसे पहले सत्तारूढ़ दल से जो नेतृत्व करता है, उनमें शामिल है रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा, श्रीकांत शिंदे और संजय झा। इसमें एक नाम ये भी याद रखिएगा कि इसमें अपने बिहार से संजय झा ने नेतृत्व प्रदान किया है, यानी कि एक टीम का नेतृत्व करता जो है किन्हें बनाया गया है, संजय झा, जो कि बिहार की पार्टी जदयू से संबंध रखते हैं। तो ये सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व करता है। अब थोड़ा सा विपक्षी पार्टियों से नेतृत्वकर्ता को देख लेते हैं, जिनको अलग अलग टीमों का लीडर बनाया गया है। उनमें है कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके की के कनिमोझी और एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण नाम है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है संसद रत्न पुरस्कार 2025। अब इसके बारे में तो हम लोग देखेंगे कि क्या है ये। तो यह पुरस्कार जो है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की तरफ से 2010 में शुरू किया गया था। और इस वर्ष का जहां तक बात किया जाए, तो इस वर्ष कुल 17 सांसदों को और इसके अलावा 2 संसदीय समितियों को ये संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिए जाने के लिए चयनित किया गया है। थोड़ा सा उनके हम नाम देख लेते हैं। जो 17 हमारे सांसद हैं और 2 संसदीय स्थायी समितियां हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें स्मिता वाघ, जो कि भाजपा से संबंधित है,
नरेश गणपत मास्के शिवसेना, मेघा कुलकर्णी भाजपा, रवि किशन भाजपा, विद्युत बारन महतो भाजपा, मदन राठौर भाजपा, दिलीप सैकिया भाजपा, अरविंद सावंत शिवसेना जो कि उद्धव गुट के हैं, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस, प्रवीण पटेल भाजपा, निशिकांत दुबे भाजपा, पीपी चौधरी भाजपा और सीएन अन्नादुरई डीएमके। इनके अलावा कुछ और हैं, इनमें भर्तहरि महताब जो भाजपा से संबंधित है, सुप्रिया सुले जी जो कि एनसीपी एसपी से संबंधित है महाराष्ट्र की, इनके प्रेमचंद्रन आरएसपी और श्रीरंगप्पा बारमे जो कि शिवसेना से संबंधित है। तो ये कुल 17 सांसद हैं जिन्हें इस बार संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो ये देख लेंगे कि ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है। तो ये पुरस्कार जो है संसद में सक्रियता, बहस में भागीदारी, प्रश्न पूछने और विधायी कामकाज में योगदान के आधार पर तय किए और दिए जाते हैं। और इस वर्ष के जो विजेताओं का चयन किया गया है, यानी कि जिस समिति ने इन विजेताओं का चयन किया है, उस समिति की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है, तो हंसराज अहीर के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो ये नाम जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। और 17 सांसदों के अतिरिक्त जो 2 संसदीय स्थायी समितियों को भी ये संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो 2 संसदीय स्थायी समितियां कौन कौन है, तो एक तो कि वित्त पर स्थायी समिति जिनकी अध्यक्षता अभी भर्तहरि महताब के पास है, और दूसरी स्थायी समिति है कृषि पर स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी है। तो ये 2 अस्थायी समितियों को भी दिया गया है, तो इन 2 अस्थायी समितियों को भी ध्यान में रखिएगा, इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है और इनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जा रही है ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025, इसे थोड़ा हम लोग देख लेंगे, जो कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर एकीकृत क्षेत्र अभ्यास है। और ये कहां पर आयोजित किया गया है, ये प्रहार अभ्यास, तीस्ता प्रहार अभ्यास। तो यह अभ्यास जो है पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, जिसे अक्सर हम लोग चिकन स्नेक के रूप नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही आयोजित किया गया है और इसका नाम रखा गया है तीस्ता प्रहार अभ्यास। तो हम लोग देख लेते हैं कि चिकन स्नेक है क्या। तो ये पश्चिम बंगाल में भूमि की एक संकरी पट्टी है जो लगभग 22 किलोमीटर चौड़ी है और यह क्षेत्र जो है वो भारत चीन सीमा के करीब है, विशेष रूप से तिब्बत में चुम्बा घाटी के पास है, जहाँ चीन का महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचा है। और जहां तक चिकन स्नेक यानी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इससे कौन कौन से 2 देश जो है इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसमें एक तो चीन तो हो गया, दूसरा जो है नेपाल है, बांग्लादेश है और भूटान है। और यह कॉरिडोर जो है भारत की अगर बात किया जाए तो यह कॉरिडोर भारत के 8 राज्यों को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ती है, जिनमें कौन कौन से 8 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इन 8 देश को भारत से ये कॉरिडोर जोड़ता है, तो इसलिए ये काफी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत के द्वारा इसी भूभाग पर, इसी भूमि पर ये तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है ऑपरेशन घोस्ट सिंह। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एक अभियान जिसे असम पुलिस और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, तो नकली सिम कार्ड का उपयोग करके साइबर अपराध, जासूसी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकना। और जो प्राइम लोकेशन है, जहां पर ये जो स्पेसिफिक लोकेशन है या जो स्पेसिफिक स्टेट है जहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया है, उनमें जो वो उनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो असम, राजस्थान और तेलंगाना, ये लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा ऑपरेशन घोस्ट सिंह के बारे में। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत को जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये काफी ही महत्वपूर्ण न्यूज है और ये ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है
और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो WHO के द्वारा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 78वें जो विश्व स्वास्थ्य सभा थी, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी, वहां पर भारत को ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये WHO के जो भी महानिदेशक हैं, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने ये प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और इनसे और जो महत्वपूर्ण सारे तथ्य हैं उनको हम लोग देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नेपाल और म्यांमार के बाद भारत इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। और भारत में वर्ष 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था, और अब जाकर हमें पूर्ण उन्मूलन में सफलता मिली है। थोड़ा सा ट्रैकोमा के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो ये एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये एक जीवाणु जनित रोग है, और यह विश्व भर में अंधेपन का एक प्रमुख संक्रामक कारण है। और यह संक्रमित व्यक्ति की आंख या नाक के स्राव के संपर्क में आने से या मक्खियों के माध्यम से फैलता है। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के माध्यम से तो फैलता ही है। इसके अलावा मक्खियां जो होती हैं एक कैरियर का काम करती हैं, यानी अगर किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के संपर्क में अगर कोई मक्खी आती है, तो वो मक्खी जो है उस जीवाणु को अपने साथ कैरी कर सकती है, और वो मक्खी फिर किसी हेल्दी व्यक्ति के संपर्क में है, तो उस हेल्दी व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड कर सकती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। और ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। और वह स्थान कहाँ जहां से इसका उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान से। और कुल 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। और ये विकसित किए जा चुके जो रेलवे स्टेशन है वो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में फैले हुए हैं। अब थोड़ा सा इस पहल के बारे में, इस इनिशिएटिव, इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, जो कि वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, और इसके तहत जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन के इसका शुरुआत जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण से हुई थी, जो इसका पहला उदाहरण बना था। और यह पहल रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण योजना से संबंधित है। अब आधुनिकीकरण का संदर्भ यहाँ पर हम लोग ये लेके चलेंगे कि जिनमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ जो है उसके जिस राज्य के जिस जगह से संबंधित रेलवे स्टेशन है उसके राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान को भी बचाए रखना, यानी कि आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान को भी संजोना या बचा कर रखना। और इस योजना के तहत कुल 1300 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है जिन्हें पुनर्विकसित किया जाएगा। तो ये सारे तथ्य ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक जो राज्य जिनसे सर्वाधिक रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे है। यानी कि इन 3 राज्यों से जो है क्रमशः अगर देखा जाए तो सबसे अधिक रेलवे स्टेशन चयनित किए गए हैं, इनको पुनर्विकसित किया जाएगा। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार के अंतर्गत आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, नाम याद रखिएगा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए, ध्यान रखिएगा जो हमारे दिव्यांग जन है उनके लिए केंद्रीय सरकारी आवास के आवंटन में 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। तो ये नंबर भी याद रखिएगा कि केंद्रीय सरकारी आवास में दिव्यांग जनों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। उद्देश्य इसका यह है कि उनको आसानी से, ऐसे व्यक्तियों को जो दिव्यांग जन है उनको आसानी से आवास जो है मुहैया करवाया जा सके। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो है कि हाल ही में कर्नाटक के हावेरी जिले से
नाम याद रखिएगा कि कर्नाटक के हावेरी जिले से प्राप्त गुट्टाला शिलालेख भारत में भारत में किसी प्राकृतिक आपदा से जुड़ा पहला ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। जो अभी हाल ही में मिला है गुट्टाला शिलालेख, जो कि कर्नाटक के हावेरी जिले में गुट्टाला नामक गांव से ये प्राप्त हुआ है। और यह शिलालेख जो है 16वीं सदी से संबंधित है। और इसका भाषा और लिपि जो है दोनों कन्नड़ है। और इसमें जो उल्लेख किया गया है कि तब यानी कि उस समय उस क्षेत्र में लगभग 6307 लोगों की मृत्यु हुई थी। किसके कारण? सूखे के कारण। तो इसीलिए ये भारत में जो प्राकृतिक आपदा से जुड़ा अब तक का पहला ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा गुट्टाला शिलालेख के बारे में। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन कीरू जल विद्युत परियोजना। क्रम से याद रखिएगा कि कीरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर अभी ये प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है। के सिविल कार्यों में हुए घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के विरुद्ध जम्मू की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। तो ये नाम भी याद रखिएगा, जो कि किरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित घोटाले से संबंधित जो मामले हैं उनमें जम्मू जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनके विरुद्ध जो है जम्मू के विशेष अदालत में ये आरोप पत्र दायर किया गया है। अभी तक की जो स्थिति है उनमें इनको भी उनमें शामिल किया गया है, उन घोटाले में इनको भी शामिल हुआ बताया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले व ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि एफएटीएफ होता है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी नाम से जानते हैं, को पाकिस्तान के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य सौंपने की योजना बनाई है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इससे संबंधित सारे बिंदुओं को देखेंगे समझेंगे। तो एफएटीएफ के खिलाफ जो है भारत साक्ष्य सौंपने का जो उद्देश्य है भारत का, उसका उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दी जा रही सहायता, यानी कि किसी भी तरह की जो सहायता है उसको वैश्विक स्तर पे उजागर करना है। अब थोड़ा हम लोग एफएटीएफ के बारे में जानेंगे कि एफएटीएफ क्या है। तो एक अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन, आतंकवाद की फंडिंग और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में G7 देशों की पहल पर किया गया है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और सदस्य देश लगभग जिनकी संख्या जो है 40 है। और जहां तक संगठन का बात किया जाए तो दो इसमें क्षेत्रीय संगठन भी शामिल है, जो जिसमें कौन कौन है? यूरोपीय आयोग व खाड़ी सहयोग परिषद। तो ये दो क्षेत्रीय संगठन है जो इसके सदस्य हैं। और जहां तक पर्यवेक्षक संस्थान यानी कि जो ऑब्जर्वर्स का बात किया जाए तो इनमें आईएमएफ, यूएन और वर्ल्ड बैंक इत्यादि शामिल है। और तो देख लेंगे कि एफएटीएफ जो दो तरह की सूचियां प्रकाशित करता है, एक तो ग्रे लिस्ट और दूसरा ब्लैक लिस्ट है। तो ग्रे लिस्ट जो होता है, जिन देशों को टेरर फंडिंग वो मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित अस्त्र माना जाता है, उन्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। यानी कि एक तरह की ये वार्निंग होती है कि ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले उनको ये वार्निंग दिया जाती है कि वो किसी भी तरह का जो टेरर को फंड कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, लिप्त है, तो उनसे संबंधित कार्रवाई को करे और जितनी जल्दी हो सके इनसे वो बाहर आए। तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, जो कि एक तरह का वार्निंग होता है। और अगर फिर भी आप नहीं अगर आप फिर से उसी में लिप्त पाए जाते हैं यानी कि टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में, तो ये फिर से एफएटीएफ जो होता है उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। तो ये एफएटीएफ के द्वारा दो सूचियां प्रकाशित की जाती है, जिसे ध्यान रखिएगा, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। जहां तक भारत का बात है तो भारत वर्ष 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बना है। और इसको ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब क्या है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अन्य वित्तीय अन्य वित्तीय वैश्विक संस्थानों से किसी भी देश को ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है।
अगला न्यूज है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है ताकि साइबर वित्तीय अपराधों की जांच में तेजी लाई जा सके। ध्यान रखिएगा, E0 FIR जिसके बारे में हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इसे पायलट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली से की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी साइबर वित्तीय अपराध होते हैं, जिसके विक्टिम जो होते हैं यानी जो पीड़ित होते हैं, तो जब हेल्पलाइन नंबर जो जो इसके लिए है 1930, या किसी भी तरह का वो कंप्लेन अगर दर्ज करते हैं इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू, या अपने कंप्लेन को दर्ज करते हैं पोर्टल पर जिसका नाम है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, तो उससे संबंधित 10 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी वाली जो साइबर वित्तीय अपराध शिकायतें हैं वह स्वचालित रूप से FIR में ये बदल देगी। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी जो कंप्लेन होगी जो 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराध से संबंधित होगी, उसे ये स्वचालित रूप से FIR में बदल देगी ताकि आगे की कार्रवाई उस पर की जा सके संबंधित एजेंसियों द्वारा। और इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे हम लोग I4C के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। और ये E0 FIR जो है वो 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराध से निपटने के लिए शुरू की गई एक पहल है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला न्यूज है कि हाल ही में मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो मिजोरम की साक्षरता दर जो है 98% से अधिक तक पहुंच गई है। इसी कारण जो है मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। अब पूर्ण साक्षरता का अर्थ हम लोग समझेंगे कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मानकों के अनुसार यदि किसी राज्य या जिले की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक, ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षा मंत्रालय के जो मानक है इस संदर्भ में, किसी राज्य या जिले की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक हो तथा वहां 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक पढ़ने लिखने की मूलभूत योग्यता रखते हैं तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जा सकता है। ये मिजोरम का बात किया जा रहा है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि मिजोरम को 20 जनवरी 1987 में राज्य का दर्जा मिला और वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री जो है वो श्री लालदुहोमा जी हैं। ये नाम भी याद रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत का पहला निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट टाटा और एयरबस द्वारा संयुक्त रूप से कर्नाटक के कोलार में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का पहला निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट है जो टाटा और एयरबस के संयुक्त प्रयास से शुरू किया जाएगा। और ये उत्पादन सुविधा जो है एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी, तो इसे भी ध्यान में रखिए। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद शहर में भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर का जो लोकोमोटिव इंजन होता है और इस इंजन को बनाने वाले जो संयंत्र है उसका दोनों का उद्घाटन किया है। यानी कि पहला बार है जब 9000 HP का लोकोमोटिव इंजन जो है, और उसका तो उद्घाटन किया ही गया है, साथ ही इस इंजन को बनाने वाला जो संयंत्र है उसका भी उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ कहाँ पर है? तो गुजरात के दाहोद शहर में। तो इस नाम को याद रखिए। अगला न्यूज है जो है प्रोजेक्ट पुश से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। तो ये भारत द्वारा विकसित किया जा रहा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यानी कि एक तरह का वायु रक्षा प्रणाली है ये, जिसका उद्देश्य दुश्मन के हवाई खतरों जैसे कि फाइटर जेट्स हो गए, मिसाइल्स हो गए और ड्रोन्स हो गए, उनसे निपटना है ये। और ये 3 स्तरीय प्रणाली होगी इसमें, जिसकी सबसे कम रेंज की बात की जाए तो 150 किलोमीटर,
मध्यम रेंज की बात की जाए तो 250 किलोमीटर, और अधिकतम रेंज की बात की जाए तो होगा 350 किलोमीटर। और इसके विकासकर्ता कौन है, तो डीआरडीओ के द्वारा ये विकास विकसित किया जा रहा है। और यह प्रणाली जो है भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए वर्ष 2028 से 29 तक उपलब्ध होने की संभावना है, इस प्रणाली को दिए जाने की संभावना है। तो ये भारत का अपना स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा वायु रक्षा प्रणाली है, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट। अगला न्यूज है कि पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लोगो है ये भारतीय सेना के 2 अधिकारियों के द्वारा, जिसमें एक तो है लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और दूसरा है हवलदार सुरिंदर सिंह, उन दोनों अधिकारियों द्वारा ये तैयार किया गया है। तो इसे इस नाम को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पंजाब के अपने गांव में सैनिकों की मदद करने के लिए 10 वर्षीय बालक, नाम याद रखिएगा, जिनका नाम है श्रवण सिंह, को भारतीय सेना द्वारा सबसे कम उम्र के नागरिक योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है। और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने गांव में सशस्त्र बलों की, यानी कि भारतीय सेना के जो जवान थे, उनको इन्होंने मदद किया था अलग अलग तरीके से, जैसे पानी पहुंचाना हो गया, बर्फ पहुंचाना हो गया, इस तरह से इन्होंने इनकी मदद की थी। अगला न्यूज है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 2025 में इस दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित भव्य समारोह में 2 भारतीय शांति सैनिकों, जिनके नाम याद रखिएगा, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह सहित कुल 57 सैनिकों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये कुल 57 शांति सैनिकों को ये पुरस्कार जो है इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें जो भारतीय भी शामिल है, जिनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई सेना नहीं होती है, तो वो संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर कंट्री होते हैं उनसे वो उनके द्वारा दी गई प्रदान किए गए सेनाएं जो होती है वो अलग अलग राष्ट्रों में अपनी सेवाएं देती हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो अभी वर्तमान में है पी हरीश, उनका पूरा नाम है पर्वता नेनी हरीश, वो भारतीय शांति सैनिकों के सम्मान में जो अभी यूएन के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस से ये सम्मान या ये पदक प्राप्त करेंगे। अगला न्यूज है जो है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025, और ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाने वाला वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। ये वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है, किसी वर्ष भारत में तो किसी वर्ष मंगोलिया में। और इस वर्ष का अगर बात किया जाए, यानी वर्ष 2025 का, तो इसके 17वें संस्करण का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में किया जा रहा है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य के भारतीय संघ में शामिल होने की 50वीं वर्षगांठ पर 50 रुपए का स्मृति रजत सिक्का जारी किया है। तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, जिसके 50वीं वर्षगांठ पूरे होने पर 50 रुपए का स्मृति रजत सिक्का जारी किया गया है। और वर्ष 1975 में जनमत संग्रह के बाद लगभग 97% से अधिक जनता ने सिक्किम के भारत में विलय को मंजूरी दी थी। ये जनमत संग्रह के बाद संभव हो पाया था। और इस तरह से 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया है। तो ये सारे तथ्य ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हमारा आज का जो पहला सेगमेंट है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम वो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, अगले खंड की ओर बढ़ेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है ऑपरेशन गिदोन चैरियट। तो इस ऑपरेशन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, जो इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर हमास को खत्म करने
और उसके कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों को छुड़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ऑपरेशन था। तो इसे याद रखिएगा, गिदोन चैरियट इसका नाम इजराइल ने रखा है, और ये गाजा पट्टी पर हमास को खत्म करने के साथ साथ इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए शुरू किया गया था। अगला न्यूज है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट, इस एक्ट का नाम याद रखिएगा, जो है टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। और ये एक्ट है क्या? तो टेक इट डाउन एक्ट बिना सहमति के किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो जो डिफेक्ट से ही निर्मित क्यों ना हो, अगर या एआई का मदद लेकर भी निर्मित किया गया हो, तो बिना किसी की सहमति के अगर ये किया गया है तो उसे ऑनलाइन शेयर करना अपराध बनाता है। तो ये इस एक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित एक्ट है। अगला न्यूज है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्डन डोम विकसित करने की योजना की घोषणा की है, जो एक अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ कुछ इजराइल के आयरन डोम से, जो वायु रक्षा प्रणाली है या मिसाइल रक्षा प्रणाली भी जिसे कह सकते हैं हम, तो ये इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है और इसकी घोषणा अमेरिका ने की है, जो इसे विकसित कर रहा है, और इसका नाम है गोल्डन डोम। अगली न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में कंबोडिया और चीन ने गोल्डन ड्रैगन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोल्डन ड्रैगन संयुक्त सैन्य अभ्यास जिन दो देशों के बीच किया जाता है उनमें कंबोडिया और चीन शामिल है। अगला न्यूज है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता जो है मॉरिशस को सौंपने की घोषणा कर दी है। आप लोगों की नजरों के सामने से भी अगर ये न्यूज गुजरा होगा, काफी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित सारे तथ्यों को हमने शामिल करने का प्रयास किया है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से। ये चागोस द्वीप समूह जो है उसे मॉरिशस को सौंपने का घोषणा कर दिया गया है, और यह ब्रिटेन का अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश था। और यह समझौता जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र महासभा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून अधिकरण के सम्मिलित हस्तक्षेप से संभव हुआ है। और इस समझौते के तहत जो है यूके ने डिएगो गार्सिया द्वीप को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि चागोस द्वीप समूह जो है वो 50 से अधिक द्वीपों का एक समूह है, उसमें सिर्फ एक द्वीप जो कि जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये यूके और यूएसए का संयुक्त सैन्य बेस यानी आर्मी बेस यहाँ पर स्थित है, इसलिए इस द्वीप को छोड़कर बाकी सारे चागोस द्वीप समूह पर अपना दावा छोड़ दिया है। अब थोड़ा हम लोग चागोस द्वीप समूह के बारे में देखेंगे। यह 58 द्वीपों का एक समूह है, और यह मध्य हिंद महासागर में लोकेशन ध्यान रखिएगा कि मध्य हिंद महासागर में मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर और 500 किलोमीटर दक्षिण में, और भारत से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और वर्ष 1968 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को जब स्वतंत्र घोषित किया था, उसके बावजूद भी चागोस द्वीप समूह को अपने पास रखा था। और वर्तमान में डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त सैन्य बेस है, यानी आर्मी बेस है। अगला न्यूज है कि हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है। अब हम लोग एनडीबी के बारे में जानेंगे, जिसका कि सदस्य अल्जीरिया बना है और वो 9वां सदस्य बना है। तो एनडीबी जो है इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है, और इसकी उत्पत्ति जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स देशों द्वारा सामूहिक रूप से की गई थी। और इस एनडीबी की स्थापना के लिए जो समझौता था वो 2014 को ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद ये अस्तित्व में आया था, और फाइनली इसने अपना परिचालन जो है वो 2015 से शुरू किया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा। और यह जो है जैसा कि हमने देखा कि बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य जो है उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025।
और इसका आयोजन जो है नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में किया गया है। और भारत की तरफ से अगर बात किया जाए तो भारत की तरफ से केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। और इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। यानी कि हरित हाइड्रोजन ईंधन के साथ साथ उस प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देना है जो इस तरह के ईंधन को उत्पादित करते हैं या उत्पादन में मदद करते हैं। अब इससे संबंधित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन से संबंधित जो भारत के लक्ष्य हैं उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। देश में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देना, वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को विकसित करना और वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करना। साथ ही 2070 तक का जो भारत का लक्ष्य है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का, उसमें भी ये हरित हाइड्रोजन नीति जो है काफी हद तक मदद करेगा। तो ये हरित हाइड्रोजन नीति को लेकर भारत के अपने कुछ लक्ष्य हैं जो भारत ने बनाए हैं, जिन्हें हासिल किए जाने हैं। तो हाइड्रोजन के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें पहला है ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया यानी इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करके ये जल जैसे यौगिकों को विभाजित किया जाता है। जल जैसे यौगिकों को विभाजित इसमें किया जाता है और विभाजन के पश्चात जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ऑक्सीजन जो वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जो कि वातावरण के लिए किसी भी तरह से हर तरह से लाभप्रद ही है। और हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया जाता है ईंधन के रूप में। और यह उत्पादन प्रक्रिया जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और इसे एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अब नीला हाइड्रोजन देख लेते हैं कि यह तब बनता है जब प्राकृतिक गैस, जो कि एक तरह का जीवाश्म ईंधन है, वो हाइड्रोजन और CO2 में विभाजित किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि CO2 को वातावरण में छोड़ने से पहले ही कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है ताकि इससे वातावरण को नुकसान न पहुंचे। और जहां तक ग्रे हाइड्रोजन का बात है तो ये हाइड्रोजन तब बनता है जब प्राकृतिक गैस को हाइड्रोजन और CO2 में विभाजित किया जाता है, यानी बिल्कुल ब्लू हाइड्रोजन की तरह ही। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां नीला हाइड्रोजन उत्पादन के दौरान कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक के द्वारा संग्रहित किया जाता है, इसके विपरीत इस ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पर्पल हाइड्रोजन का बात किया जाए तो जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाता है। अगला न्यूज है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 देशों, जिनमें ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर, ये नाम याद रखिएगा, कुल 4 देशों को उनके खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए उनके नेतृत्व के लिए आधिकारिक तौर पे मान्यता प्रदान की है। और ये प्रमाण पत्र उनको कब प्रदान किया गया है तो जिनीवा यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान इन देशों को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अब इससे संबंधित सारे तथ्यों को हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2018 में WHO ने 2025 के अंत तक औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए एक वैश्विक पहल की शुरुआत की थी। लक्ष्य क्या था कि 2025 तक जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट है यानी कि जो औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा है उसको खत्म कर देना है। अब इसमें कितनी प्रगति अब तक हुई है तो इसमें ये प्रगति जो है काफी ही धीमी है, लेकिन जैसे भी है आगे ये बढ़ रही है। जहां तक इसमें भारत के योगदान को बात किया जाए तो भारत ने वर्ष 2022 से खाद्य उत्पादों में ट्रांस वसा की मात्रा को 3% से घटाकर 2% तक सीमित करने की महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब थोड़ा सा लोग ट्रांस फैट के बारे में देख लेते हैं, जो कि वर्स्ट टाइप ऑफ फैट माना जाता है, यानी कि सबसे हानिकारक वसा। और इसे मुख्यतः ट्रांस फैट को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो प्राकृतिक ट्रांस फैट होता है और दूसरा कृत्रिम ट्रांस फैट, जिसे हम औद्योगिक ट्रांस फैट के भी नाम से जानते हैं। प्राकृतिक ट्रांस फैट जो होता है जुगाली करने वाले जानवर, जिसमें गाय, भैंस, भेड़ इत्यादि होते हैं, उनसे जो मांस प्राप्त किया जाता है उनमें ये पाया जाता है। और साथ ही जो हम डेयरी उत्पाद होते हैं उसमें भी ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं कृत्रिम ट्रांस फैट जो होते हैं या औद्योगिक ट्रांस फैट, ये प्रक्रिया के द्वारा इसे तैयार किया जाता है या एक प्रक्रिया के माध्यम से इसे बनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि वनस्पति तेलों को यानी वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन को मिलाया जाता है,
जिससे जो तरल वसा होता है यानी जो लिक्विड फैट्स होता है वो सॉलिड फैट्स में बदल जाता है, इसलिए इसे हाइड्रोजनीकृत यानी हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा बाद में इसी सॉलिड फैट्स को या ट्रांस फैट को जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जैसे चिप्स हो गए या किसी अन्य तरह के जो कुकीज हो गए उनमें इसे मिलाया जाता है ताकि उनको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके और खाया जा सके। प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थ होते हैं प्रोसेस्ड फूड उनमें मिलाया जाता है। अब इससे संबंधित जोखिम को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांस फैट जो होता है कि जो कि शरीर में जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं जिससे हृदय रोग के साथ साथ स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता है। इसके साथ ही ओबेसिटी यानी मोटापा और टाइप 2 मधुमेह का भी खतरा बढ़ता है। और जहां तक इसके शरीर पर नकारात्मक प्रभावों का बात किया जाए तो WHO के अनुसार प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 5 लाख से अधिक मौतें जो होती हैं ट्रांस फैट के सेवन के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए WHO का लक्ष्य है इसे खत्म करना, यानी खाद्य पदार्थ से जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट है उसको खत्म करना। तो इसका कारण है कि प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर 5 लाख से अधिक मौतें सिर्फ और सिर्फ ट्रांस फैट के सेवन के कारण होती है। अगला न्यूज है कि हाल ही में खबरों में रहा न्यू कैलिडोनिया नामक द्वीप जो कि फ्रांस का हिस्सा है। और ये न्यूज में क्यों है तो इस द्वीप में फ्रांस से स्वतंत्रता की मांग उठ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यू कैलिडोनिया जो कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है और ये वर्तमान में फ्रांस का हिस्सा है। और इस द्वीप से फ्रांस से स्वतंत्रता की मांग उठ रहे के कारणों के चलते जो है ये अभी न्यूज में बना हुआ है। और वर्ष 1853 में सम्राट नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में फ्रांस ने इस द्वीप समूह को अपने साम्राज्य में मिलाया था या शामिल किया था। तो ये नाम भी याद रखिएगा। अगला न्यूज है लैंगकावी अंतरराष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी। जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं ये समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी है। तो ये आयोजन किसके द्वारा किया जाता है तो ये इसका आयोजन करता देश है मलेशिया। और ये जो है 1991 से इसे 1991 में स्थापित किया गया था। और उसके बाद ये हर 2 साल में आयोजित होने वाली एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लैंगकावी अंतरराष्ट्रीय समुद्र एरोस्पेस प्रदर्शनी जिसे हम लोग लीमा के नाम से भी जानते हैं। और इस वर्ष जो है यानी 2025 में भारत की तरफ से रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और इस प्रदर्शनी का आयोजन क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है तो इस प्रदर्शनी में शामिल प्रत्येक देश जो है समुद्र और वायु से संबंधित अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक देश को एक पवेलियन दे दिया जाता है जिसमें ये देश जो होते हैं अपने देश में निर्मित समुद्र और वायु से संबंधित जो स्वदेशी रक्षा उत्पाद होते हैं का प्रदर्शनी करते हैं। अगले न्यूज की तरफ हम लोग पढ़ेंगे जो है कि हाल ही में चीन और कंबोडिया के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक संयुक्त सैन्याभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन कंबोडिया में किया गया। तो ये न्यूज भी ध्यान में रखिएगा, गोल्डन ड्रैगन 2025 का 7वें संस्करण का जो कि संयुक्त सैन्याभ्यास है उसका 7वें संस्करण का आयोजन कंबोडिया में किया गया। और ये संयुक्त सैन्याभ्यास चीन और कंबोडिया के बीच प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस तरह से आज का भी हमारा दूसरा जो सेगमेंट था अंतरराष्ट्रीय मतलब के समसामयिक घटनाक्रम, दूसरा सेगमेंट भी हमारा समाप्त होता है। अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कोशिश करिएगा इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मेरे प्रयासों को सराहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो मैं अपना समाप्त करता हूं। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।